मुझे आज एग्रो बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में काम कर रहे दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, एजुकेशनलिस्ट्स, पॉलिसी मेकर्स और मेरे अपने किसान भाइयों के बीच आकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। मैं इस अवसर पर विश्व के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पधारे डेलीगेट्स का इस ऐतिहासिक नगरी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। यह अहम विषय एग्रो बायोडायवर्सिटी पर पहली बार विश्व स्तर के इस सम्मेलन की शुरुआत भारत से हो रही है। ये मेरे लिए दोहरी खुशी का विषय है। विकास की अंधाधुंध दौड़ में प्रकृति का जितना शोषण इंसान ने किया उतना किसी ने नहीं किया। अगर कहें कि सबसे ज्यादा नुकसान पिछली कुछ शताब्दियों में हुआ है तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में आने वाले समय में चुनौतियां बढ़ने जा रही हैं। वर्तमान समय में ग्लोबल फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी के लिए एग्रो बायोडायवर्सिटी पर चर्चा, उस पर रिसर्च, ये बहुत अहम है। अपनी जियो डायवर्सिटी, टोपोग्राफी और विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स की वजह से भारत बायोडायवर्सिटी के मामले में बहुत ही समृद्ध राष्ट्र है। पश्चिम में रेगिस्तान है तो उत्तर पूर्व में दुनिया की सबसे ज्यादा नमी वाला हिस्सा है। उत्तर में हिमालय है तो दक्षिण में अथाह समुंदर है। भारत में 47,000 से ज्यादा प्लांट स्पीसीज पाई जाती हैं और जानवरों की 89,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। भारत के पास 8,100 किलोमीटर से ज्यादा का समुद्री तट है। ये इस देश की अद्भुत क्षमता है कि सिर्फ 2.5% भूभाग होने के बावजूद ये जमीन दुनिया की 17% ह्यूमन पॉपुलेशन को, 18% एनिमल पॉपुलेशन को और 6.5% बायोडायवर्सिटी को ये अपने में संजोए हुए हैं, संभाल रही है। हमारे देश की सोसाइटी हजारों साल से एग्रीकल्चर बेच रही है। आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर देश की आधी से ज्यादा आबादी को रोजगार मुहैया करा रहा है। इंडियन एग्रीकल्चर की फिलॉसफी रही है नेचुरल रिसोर्सेज को इंटैक्ट रखना, उनका कंजर्वेशन करते हुए अपनी आवश्यकता भर और उसके मुताबिक उन्हें इस्तेमाल करना। आज दुनिया में जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं वो इसी फिलॉसफी पर ही केंद्रित है। बायोडायवर्सिटी का केंद्र नियम, कायदे या रेगुलेशंस नहीं बल्कि हमारी चेतना यानी कि कॉन्शियसनेस में होनी चाहिए। इसके लिए बहुत कुछ पुराना भूलना होगा,
बहुत कुछ नया सीखना होगा। प्राकृतिक चेतना का ये भारतीय विचार ईशावास्य उपनिषद में भी नजर आता है। विचार ये है कि बायोसेंट्रिक वर्ल्ड में मानव सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा भर है, यानी पेड़ पौधों जीव जंतुओं का महत्व इंसान से कम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ने विकास में संस्कृति की बड़ी भूमिका को स्वीकार किया है। यूएन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भी माना गया है कि सतत विकास के लिए संस्कृतियां और सभ्यताओं का योगदान नितांत आवश्यक है। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने में संस्कृति की बहुत अहमियत है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एग्रीकल्चर में ही कल्चर भी जुड़ा हुआ है। भारत में मौजूद अलग अलग स्पीशीज की अलग अलग वैरायटी इतने सालों में आज भी इसलिए बची हुई है क्योंकि हमारे पुरखे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसी में माहिर थे। उन्होंने प्रोड्यूस को सामाजिक संस्कारों से जोड़ दिया था। तिलक लगेगा तो उसके साथ चावल के दाने भी होंगे, सुपारी को पूजा में रखा जाएगा। नवरात्र या व्रत के दिनों में कट्टिया बकव्हीट के आटे की रोटी या पूड़ी बनती है। बकव्हीट एक जंगली फूल का बीज है, यानी जब प्रजातियों को सामाजिक संस्कार से जोड़ दिया गया तो संरक्षण भी हुआ और किसानों का आर्थिक फायदा भी हुआ। दोस्तों, इस बारे में मंथन किया जाना चाहिए। इसलिए यह आवश्यक है क्योंकि 1992 में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कन्वेंशन को प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने के बावजूद आज भी हर रोज 50 से 150 स्पीशीज खत्म हो रही हैं। आने वाले सालों में 8 में से 1 पक्षी और 1/4 जानवरों के भी विलुप्त होने का खतरा है। इसलिए अब सोचने का तरीका बदलना होगा। जो अस्तित्व में है उसे बचाने के साथ साथ उसे और मजबूत करने पर भी ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया के हर देश को एक दूसरे से सीखना होगा। ये तभी हो पाएगा जब एग्रो बायोडायवर्सिटी के क्षेत्र में रिसर्च पर जोर दिया जाएगा। एग्रो बायोडायवर्सिटी को बचाने के लिए दुनिया के बहुत से देशों में अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके लिए उचित होगा कि आप सब मिलकर के विचार करें कि क्या हम ऐसी प्रैक्टिस की रजिस्ट्री बना सकते हैं जहां सभी प्रैक्टिसेस को मैप करके उसका रिकॉर्ड रखा जाए और फिर साइंटिफिक तरीके से रिसर्च कर देखा जाए कि किन ऐसी प्रैक्टिसेस को और बढ़ावा दिया जाने की जरूरत है। भारत के अलग अलग हिस्सों में हमारी संस्कृति ने भी ऐसी ऐसी प्रजातियां बचाकर रखी हैं जो हैरत पैदा करती हैं। साउथ इंडिया में चावल की एक बहुत पुरानी वैरायटी है कोना मम्मी। दुनिया भर में चावल की पैदावार बढ़ाने के लिए बेस रूप में इस वैरायटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह केरल के पोक्काली चावल की वैरायटी को ऐसी जगहों के लिए विकसित किया जा रहा है
जहां पानी बहुत ज्यादा होता है या खारा होता है, सॉल्टी होता है। मैं फॉरेन डेलीगेशन को खास तौर पर बताना चाहूंगा कि भारत में चावल की 1 लाख से ज्यादा लैंड रेसिस हैं और इनमें ज्यादातर सैकड़ों साल पुरानी है। पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। और ये सिर्फ एक स्पीशीज एरिया में ही नहीं हुआ। असम में अग्निबोरा चावल की एक वैरायटी है जिसे सिर्फ थोड़ी देर पानी में भिगोकर भी उसे खाया जा सकता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स के मामले में भी ये काफी लो है, इसलिए डायबिटीज के पेशेंट से भी इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसी तरह गुजरात में भाल इलाके में एक गेहूं की प्रजाति है, भालिया गांव गेहूं के नाते जाने जाते वीट। इसमें अधिक प्रोटीन और कैरोटीन पाई जाती है, इसलिए ये दलिया और पास्ता बनाने के लिए बहुत पॉपुलर है। गेहूं की ये वैरायटी ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन के रूप में रजिस्टर की गई है। एग्रीकल्चर बायोडायवर्सिटी के एशिया में भारत का बहुत योगदान दूसरे देशों में भी रहा है। हरियाणा की मुरा और गुजरात की जाफराबादी भैंसों की पहचान इंटरनेशनल ट्रांस बाउंड्री ब्रीड के तौर पर की जाती है। इसी तरह भारत की ही अंगोल, गीर और कांकरेज जैसी गाय की नस्लें लैटिन अमेरिकन देशों को वहां के प्रजनन सुधार कार्यक्रमों के लिए भी उपलब्ध कराई गई थी। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन से भेड़ की गैरोल नस्ल को ऑस्ट्रेलिया तक भेजा गया था। एनिमल बायोडायवर्सिटी के मामले में भारत एक समृद्ध राष्ट्र है, लेकिन भारत में नॉन डिस्क्रिप्ट पशु प्रजातियां ज्यादा हैं और अभी तक केवल 160 प्रजातियों को ही रजिस्टर किया जा सका है। हमें अपनी रिसर्च को इस दिशा में मोड़ने की जरूरत है ताकि और अधिक पशु नस्लों का कैरेक्टराइजेशन किया जा सके और उन्हें समुचित नस्ल के रूप में रजिस्टर किया जा सके। कुपोषण, भूखमरी, गरीबी, इसे दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन इस पर भी ध्यान देना होगा कि टेक्नोलॉजी हम पर कैसे असर डाल रही है। यहां जितने भी लोग हैं, कुछ साल पहले तक आप में और मुझे भी, हर किसी को 15, 20, 50, 100, 1000, 2000 फोन नंबर जरूर याद रहे होंगे। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि मोबाइल फोन आने के बाद हमारा खुद का मोबाइल नंबर या फोन नंबर हमें याद नहीं है। ये टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव इंपैक्ट भी है। हमें अलर्ट रहना होगा कि एग्रीकल्चर में अपनाई जा रही टेक्नोलॉजी से किस प्रकार से बदलाव आ रहा है। एक उदाहरण है हनी बी। 3 साल पहले हनी बी टाइम मैगजीन के कवर पेज पर थी। बताया गया कि फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल किया जा रहा है, उससे मधुमक्खी अपने छत्ते तक पहुंचने का रास्ता भूल जाती है।
एक छोटी सी चीज ने मधुमक्खी पर अस्तित्व का संकट ला दिया। पॉलिनेशन में मधुमक्खी की भूमिका हम सभी को पता है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि फसलों का उत्पादन भी गिरने लगा। एग्रीकल्चर इकोसिस्टम में पेस्टिसाइड्स बड़ी चिंता का विषय है। इसके उपयोग से फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों के साथ ही वो इंसेक्ट भी मर जाते हैं जो पूरे इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। इसलिए ऑडिट हो, डेवलपमेंट ऑफ साइंस भी आवश्यक है। ऑडिट ना होने से दुनिया इस वक्त कई चुनौतियों से जूझ रही है। हमारे देश में बायोडायवर्सिटी की विभिन्नता को एक ताकत की तरह लिया गया है, लेकिन यह तब होगा जब इस ताकत का वैल्यूएशन किया जाए, उस पर रिसर्च हो। जैसे गुजरात में एक घास होती है, बन्नी ग्रास। उस घास में हाई न्यूट्रिशन होता है। इस वजह से वहां की भैंस ज्यादा दूध देती है। अब इस घास की विशेषताओं को वैल्यू एड करके पूरे देश में इसका प्रसार किया जा सकता है। इसके लिए रिसर्च का दायरा बढ़ाना होगा। देश की धरती का लगभग 70% महासागर से घिरा हुआ है। दुनिया में मछली की अलग अलग स्पीशीज में से 10% भारत में ही पाई जाती है। समुद्र की इस ताकत को हम सिर्फ मछली पालन ही केंद्रित नहीं रख सकते। वैज्ञानिकों को समुद्री वनस्पति, सीवीड की खेती के बारे में भी अपना प्रयास बढ़ाना होगा। सीवीड का इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर बनाने में हो सकता है। ग्रीन और व्हाइट रिवॉल्यूशन के बाद हमें ब्लू रिवॉल्यूशन को भी समग्रता में देखने की आवश्यकता है। आपको एक और उदाहरण देता हूं। हिमाचल प्रदेश में मशरूम की एक वैरायटी गुच्ची, इसकी मेडिसिनल वैल्यू होती भी है। बाजार में गुच्ची, ये मशरूम 15,000 रुपये किलो तक बिकता है। क्या गुच्ची की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? इसी तरह कैस्टर हो या मिलेट यानी बाजरा हो, इनमें भी वर्तमान जरूरतों के हिसाब से वैल्यू एडिशन किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन यहां एक बारीक लाइन भी है। वैल्यू एडिशन का मतलब प्रजातियों से छेड़छाड़ नहीं है। प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में दखल देकर ही मानव ने क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या खड़ी कर ली है। तापमान में बढ़ोतरी की वजह से पौधों और जीव जंतुओं के जीवन चक्र में बदलाव आ रहा है। एक अनुमान के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से 2050 तक कुल वन्य प्रजातियों का 16% तक विलुप्त हो सकता है। ये स्थिति चिंता पैदा करती है। ग्लोबल वार्मिंग के इसी खतरे को समझते हुए भारत ने पिछले महीने 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जन्म जयंती पर पेरिस समझौते को रेटिफाई कर दिया है। इस समझौते को पूरी दुनिया में लागू कराने में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। ये प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी और जवाबदेही की वजह से है। एग्रो बायोडायवर्सिटी का प्रॉपर मैनेजमेंट पूरी दुनिया के लिए प्राथमिकता है। लगातार बढ़ रही जनसंख्या का दबाव और विकास की अंधाधुंध दौड़
प्राकृतिक संतुलन को काफी हद तक बिगाड़ दिया है। इसकी एक वजह यह भी है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर में बहुत ही गिनी चुनी फसलों पर और पशुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, जो कि हमारी फूड सिक्योरिटी, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी के साथ साथ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए भी आवश्यक था। बायोडायवर्सिटी के संरक्षण का अहम पहलू है आसपास के एनवायरमेंट को चुनौतियों के लिए तैयार करना। इसके लिए जीन बैंक्स में किसी स्पेसिफिक जीन का संरक्षण करने के लिए उसे किसानों को इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराना होगा, ताकि जब वो जीन के खेत में रहेगा, जलवायु दबाव सहेगा, आसपास के माहौल के अनुकूल बनेगा, तभी उसमें प्रतिरोधी क्षमता विकसित हो पाएगी। हमें ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना होगा कि हमारा किसान डिजायरेबल जीनिस का मूल्यांकन अपने खेत में करे और उसके लिए किसान को उचित कीमत भी दी जाए। ऐसे किसानों को हमें अपने रिसर्च वर्क का हिस्सा बनाना चाहिए। बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल, नेशनल एंड प्राइवेट संगठन और एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज का पूल बनाकर कार्य करें तो सफलता मिलने की संभावना निश्चित रूप से बढ़ेगी। इस प्रयास में हमें एक शेयर्ड विजन बनाने और अपनाने की दिशा में बढ़ना होगा। हमें यह भी देखना होगा कि एग्रो बायोडायवर्सिटी के संरक्षण से जुड़े अलग अलग नियमों को किस प्रकार हार्मोनाइज करें, जिससे कि ये कानून विकासशील देशों में कृषि और किसानों की प्रगति में बाधक न बने। आप सभी अपने अपने क्षेत्र के एक्सपर्ट्स हैं। आपके द्वारा इस सम्मेलन में अगले 3 दिनों में एग्रो बायोडायवर्सिटी के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा की जाएगी। आज दुनिया के करोड़ों गरीब हंगर, मालन्यूट्रिशन और पॉवर्टी जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी की भूमिका बहुत अहम है। इस बार पर मंथन आवश्यक है कि इन समस्याओं का हल निकालते समय सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडायवर्सिटी के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण आयामों की अनदेखी न की जाए। साथियों, हमारी एग्रो बायोडायवर्सिटी आगामी पीढ़ियों की धरोहर है और हमें केवल इसके संरक्षक है, इसलिए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास से ये सुनिश्चित करें कि नेचुरल रिसोर्सेज हम अपनी भावी पीढ़ियों के लिए उसी रूप में उन्हें सौंपे जिस रूप में हमारे पूर्वजों ने इसे हमें सौंपा था। इसके साथ फिर से एक बार आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जनतंत्र हमारे देश के संविधान की फाउंडेशन है। वो जनतंत्र बना रहे और किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक इंस्टीट्यूशन के अंदर सारी पावर्स ना आए, इसके लिए संविधान के अंदर ढेर सारे चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक दूसरे के ऊपर चेक रखते हैं। खास तौर से हमारे संविधान के, हमारे जनतंत्र के 3 स्तंभ माने गए हैं: जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। They are supposed to be independent of each other and at the same time interdependent on each other.